CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जिनको जब पत्रकारों ने उनके और उनके भाई के बीच मनमुटाव को लेकर पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने जब तेजस्वी प्रताप के बीच मनमुटाव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। तेजस्वी यादव ने कहा, जो क्या आप लोग बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग हमेशा से साथ थे और साथ हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच भी संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच संदेह का वातावरण है और एक दूसरे को संदेह की नीयत से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा जो नीतीश कुमार भगवान के सामने भी यदि शपथ खा लें तो ये कहना मुश्किल है जो वो कब किसके पीठ में छुरा भोंके। कौन सी बात कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। हम लोग हमेशा से साथ में हैं, हमेशा से। कहीं जाने या नहीं जाने से साथ में होना नहीं होना इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझा कि कितनी बड़ी चुनौती है इस बार अब जो दो चरण के चुनाव। अरे भैया सवाल ये है कि बीजेपी के जो लोग हैं और नीतीश कुमार जो है, मोदी जी और नीतीश कुमार एक दूसरे को संदेह, शक और लालच से देख रहे हैं, स्वार्थ के लिए देख रहे हैं इकट्ठे। नीतीश कुमार जी जो है मर्यादा से यानी स्पष्ट है कि एक दूसरे को ये लोग शक और इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग साथ में हैं। अगर नीयत ठीक है, शक नहीं है, संदेह नहीं है और स्वार्थ अगर नहीं है तो ये लोग मंदिर में जाए, भगवान के सामने शपथ ले कि एक दूसरे के पीठ में छुरा आने वाले समय में नहीं रुकेंगे और जनादेश का अपमान नहीं। कांग्रेस नेत्री नगमा पटना एयरपोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेत्री नगमा का आगमन हुआ। नगमा ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा जो महागठबंधन हर जगह जीत रही है, सर्वे यही दिखा रहे हैं। नगमा से जब पूछा गया जो राहुल गांधी के कोर्ट में चौकीदार चोर कहने पर माफी मांगने पर क्या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो नगमा ने कहा जो नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। चुनाव में नेताओं की लगातार बदजुबानी के सवाल पर नगमा ने कहा जो सबसे बड़ा दोष नरेंद्र मोदी को जाता है, उनको इतने निचले स्तर तक नहीं जाना चाहिए। लालू यादव के जेल में रहने पर नगमा से पूछा गया जो लालू यादव जेल में है तो क्या महागठबंधन को इससे नुकसान होगा, तो नगमा ने कहा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सभी नेता मजबूती से काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं, महागठबंधन सब जगह जीत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए आरोप को नगमा ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा जो पब्लिक को भरमाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं। ये सारे सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। ये इलेक्शन के समय हमेशा लेकर आते हैं, तो जो है वो सरकार आपकी है, सरकार बीजेपी की है, तो इतने टाइम में तो उनको कार्रवाई करके ये कवायद रखते हैं बस पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। अभी महागठबंधन जीत रही है, सारे सर्वेस यही दिखा रहे हैं, तो ये डर के बौखला के ये सारी चीज़ें ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं। इतने टाइम से सरकार है, इतने टाइम से ये कवायद चलती आ रही है, बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या आप नहीं मानती कि उसमें जो हजारों एकड़ जो जमीन है लैंड डील में जो घोटाला हुआ उसमें वाड्रा जी का हाथ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टिंग है। हम और आप कहने के लिए कौन है? ये तो जो सही इन्वेस्टिगेटिव टीम्स है, जो सही लोगों को कहना चाहिए, कोर्ट से आना चाहिए, तो हमारा कोई जजमेंट इलेक्शन टाइम पे देने के लिए तो कोई ठीक नहीं है ना। आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन टाइम में अगर ऐसी सारी चीज़ें आती हैं तो क्यों आ रही हैं, और इतने टाइम से 5 साल से अगर आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं कुछ कर पाए उसके बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे काइंड ऑफ बेबुनियाद आरोप फैलाना इस टाइम पे और उसके ऊपर तांडव करना, उससे कोई मतलब नहीं बनता। महागठबंधन जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, इससे कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को? बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने माफ़ी किस लिए मांगी? उन्होंने माफ़ी ये मांगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कोट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मार्फत से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को बरकरार रखता हूँ कि चौकीदार चोर है। पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने ये कहा कि ये तो जो भी जो मोदी जी ममता जी के जो कार्डर हैं जिन्हें बना रखा है बंगाल से आए हुए, उनको एक तरह से थ्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहचान की जाएगी और जो बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी।
क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम बिहार आए हैं और बिहार पे हमें सवाल करने चाहिए यहाँ पर। अच्छा, मैडम, जो बदजुबानी चल रही है अभी चुनावी महाभारत है, कोई किसी को दुर्योधन कर रहा है, कोई किसी को जला। अभी एक महिला है प्रियंका गांधी ने कहा कि वो दुर्योधन है, यहाँ राबड़ी देवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जल्लाद है, नाली का कीड़ा है लगातार। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दोष नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की और उनको ऐसी निजी स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब हम निजी स्तर की बोलते हैं तो जात पे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ऐसे स्तर पे आके बोलना नहीं चाहिए जिसपे उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें उनको सुशोभित नहीं देता, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री, फिर देश ने उनको चुना है। तो ये जब मंदिर कब्रिस्तान करते हैं, ये जब ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ये जब श्रुपलखा उनको बुलाते हैं रेणुका चौधरी जी को, तो फिर किसी के बारे में क्या कहना? जब यही डिस्कोर्स को इतना नीचे गिरा रहे हैं, ला रहे हैं, तो फिर दूसरे पर क्यों दोष मर रहे हैं? अच्छा, आप बिहार आई हैं। ईसी जो इलेक्शन कमीशन है, मोदी जी और अमित शाह जी जो रेगुलर फॉल्टर करते जा रहे हैं, उस पर वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करते हैं। हमने कोर्ट में, हमारी महिला अध्यक्ष ने भी कोर्ट में ये बात दी थी कि भाई इस पे इसी को ये बात लिख कर दी थी कि ऐसे ऐसे मौके पर ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, पोलराइज किया गया है, ऐसी गलत बातें की गई, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। आप बिहार आई हैं, अभी क्या आपका कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर? कहाँ जाएंगे? वाल्मीकि नगर में हमारा प्रोग्राम है और शाश्वत जी के लिए हम आए हैं, तो आज उधर कैंपेन करेंगे, सभा करेंगे। और इस चुनाव में लालू जी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव रहते तो महागठबंधन की स्थिति दूसरी होती? महागठबंधन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है और आप देखेंगे कि महागठबंधन ही सरकार बनाएगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू यादव के नहीं रहने से कितना नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लालू यादव जी स्पिरिट में है और हम सब युवा नेता सब काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, हम सब हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव जी की अनुपस्थिति महसूस होगी, क्योंकि वो अनुपस्थित रह के भी उपस्थित रहे। महागठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये मेरा सोचना है, मेरा विश्वास है और मैं यही चाहती हूँ। नरकटियागंज में छिनतई करते हुए एक अपराधी पब्लिक के पकड़ में आ गया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई हुई। नरकटियागंज के पोखरा चौक पर लगभग 30,000 के आसपास छिनतई की घटना का अंजाम देते युवक रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई हुई। दरअसल कमलेश शाह नामक युवक चंडीगढ़ से अपने घर पैसे कमाकर जा रहा था और उसी के साथ ये छिनतई की घटना हुई, जिसको मौके पर लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई की गई। को आदमी बा साथ में? 3 आदमी बा। 3 आदमी? 2 आदमी कहाँ के? रामनगर के। रामनगर के? तोहरो घर रामनगर? बड़गांव घर से जाना। बड़गांव? बगहा। कहत लोग जो मछुआ हम लोग चलत बा, बिन्नी लोग चलत नहीं। ओकरा बाद में ई लोग अइलक कॉल पर तो कहत रहे कूला कॉल लिया, तो कूला कॉल चल गइल। कूला कर के देखत है सब झोरा करते दुनू जना निकाल के रुपया वहाँ से लगलक लोग भाग। हाँ, तो वहाँ से हम चहटत नहीं कहते नहीं भैया लोग पकड़ ली, लोग ये पैसा लेकर। 2 आदमी रहल? 3 गोरा इस बार। कहाँ घटना? पुलवा के नीचे के पोखरा चौक पर। रोवा कहाँ से उतरनी? चंडीगढ़ से भैया। कमा के उतरनी? हाँ। कितना रुपया ले रहनी? 31,000। 31,000 पैसा मिलल ना? को आदमी पकड़ा गिल बा? 1 आदमी पकड़ाइल बा। का नाम पड़ी रहो? कमलेश शाह। समस्तीपुर में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समस्तीपुर शहर के आदर्श विद्या निकेतन में भारतीय इतिहास के महानायक राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी की 479वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराणा प्रताप जयंती समारोह की अध्यक्षता जितेंद्र सिंह चंदेल ने किया, संचालन समाजसेवी राकेश कुमार ठाकुर ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन शिक्षाविद के सिंह ने किया। वक्ताओं ने उनके जीवन वृत्त पर चर्चा करते हुए कहा कि अपराजित व्यक्ति के कारण महाराणा प्रताप का नाम देश व दुनिया में अमर है। जी की जयंती मनाने की बात हो या महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने की बातचीत हो, बैठक करके कार्यक्रम की तैयारी की रूपरेखा तय करते हैं के सिंह साहब और चंदेल साहब, और हमको भी आमंत्रित करते हैं। ये मेरे लिए भी पुनीत का अवसर है, उत्सव का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि जब भी शौर्य की बात होगी देश और दुनिया में, जब भी पराक्रम की बात होगी देश और दुनिया में, जब भी स्वाभिमान की बात होगा देश और दुनिया में,
तो महाराणा प्रताप याद किए जाते रहेंगे, प्रासंगिक बने रहेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में जानकारी दी। ओम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर पुनीत गोयल और कुलपति डॉक्टर देवेंद्र पाठक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने बताया जो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, एलएलएम और बी फार्मा जैसे कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं और ये काफ़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए दरभंगा में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ताकि विद्यार्थियों को वहां पहुंचाया जा सके। इस मिथिलांचल के गौरवमय और गरिमामय ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक इस पवित्र स्थल पर आके हम सभी को अपार खुशी हो रही है। इससे पहले कुछ हम अपने यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ जानकारी दें। हम आपको परिचय कराना चाहेंगे कि हमारे परम सम्माननीय कुलाधिपति महोदय, चांसलर साहब डॉक्टर पुनीत गोयल एक खुद ही एक तो पेशे से डॉक्टर हैं, साथ ही बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। पिछले 11 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनन्य संकाय की स्थापना इन्होंने की है और एक हिसार और एक गढ़ी हाँसी जो दिल्ली रोड पर है, 2 कैंपस इनका चल रहा है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज, जो कोर्सेज रोजगार परक कोर्सेज हैं उस कोर्सेज को आप चला रहे हैं। इनके अथक प्रयास से और इनकी सफलता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इनको परमिशन दिया कि आप जैसे इसको अपग्रेड कीजिए, यूनिवर्सिटी बनाइए और इसी क्रम में इसी साल इस ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। हमारे बगल में डॉक्टर पी.के. पांडे जी, ये हमारे आपको जान की खुशी होगी, ये हमारे बिहार से ही हैं और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देश विदेश से आ रहे हैं। इसके साथ हमारे सहपाठी हैं मिस्टर अमित रंजन जी, जो सारा हमारा बिहार का और वहाँ हिसार के सारे जो हमारे क्रियाकलाप हैं यूनिवर्सिटी के उसका देख रेख करते हैं और हमको बताते हुए बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि हम वही माइक पाइन के छी, हम वही काम करवा वाला छी, हमारा नाम है देवेंद्र पाठक। हम यूनिवर्सिटी में कुलपति के पोस्ट पर, वाइस चांसलर के पोस्ट पर कार्यरत छी और यही ठाम हम एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से शिक्षा ग्रहण करे छी। वही में हम लेक्चरर भी छलिए बहुत सालों साल तक और वही के बाद कुलाधिपति महोदय के चलते वहाँ हम हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अपन कुलपति बनल छी। ये ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हमने बताया हम आप लोगों को बताए कि पिछले 11 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करता आया है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य है कि किस तरह से हम वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर उच्च स्तरीय शिक्षा को कैसे हम ले जाएं और इसलिए अभी पूरे इंडिया में करीब 925-930 यूनिवर्सिटी आज के दिन में कार्यरत है। 42,000 कॉलेजेस पूरे इंडिया में हैं जो उच्च शिक्षा में लगे हुए हैं। 3 करोड़ 15 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा में आज के दिन में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके इतने के बावजूद भी आप सबको ज्ञात है कि मुश्किल से जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो रोजगार 20-22 अधिक से अधिक 22 या 23% रोजगार मिल पाता है और बच्चे, सारे बच्चे हमारे शिक्षा लेने के बाद भी वो न तो अपने लिए, न तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे कुलाधिपति महोदय का सोच ये है कि हम एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हैं, एक स्मार्ट यूनिवर्सिटी है और आज के इस डिजिटलाइजेशन के युग में हम अपनी पढ़ाई का भी पैमाना, स्टैंडर्ड, इसका बेंचमार्क विश्व स्तरीय पर, इसलिए हमारा जो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल नाम जोड़ने से हमारी यही इच्छा है और हम इसी से प्रेरित हैं। भारत में ही नहीं, दूसरे अन्य देशों में भी हमारे बच्चे जाकर भारत का नाम रोशन करें। जैसे आप जानते ही होंगे बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, बहुत सारे और टेक्नीशियंस, बहुत सारे शिक्षाविद विश्व के कोने कोने में भारत का नाम कर रहे हैं। विशेषकर सर आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जगह इस तरह की पुण्य धरती है
कि जहाँ पर यहाँ सैकड़ों हजारों IAS IPS एम्बेसडर्स बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ ने इस धरती ने जन्म दिया है। इस यहीं के रहने वाले थे जिन्होंने आदि शंकराचार्य को हराया था। इस तरह की गौरवशाली गाथा इस दरभंगा क्षेत्र की है। तो हमारे हम लोग यहाँ आने का यही था उद्देश्य था कि हम चाहते हैं कि हमारे ये जो होम स्टडी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है इसमें इंजीनियरिंग की विधा में हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एक और क्या छूट रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 5 क्षेत्र में जिसमें अभी काफ़ी रोजगार मिलता है उस क्षेत्रों की पढ़ाई हम लोग उसमें कर रहे हैं। मैनेजमेंट में भी हमारा BCom, BBA, MBA की पढ़ाई हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में करते हैं। साथ फार्मेसी का भी हमारे यहाँ कोर्स है जिसमें हम B Pharma, B Pharma, M Pharma भी शुरू करने जा रहे हैं और सारे कोर्सेज में हमारे लिए PhD की भी शिक्षा, PhD का भी कोर्स उपलब्ध है। इसके साथ ही हम लॉ की पढ़ाई भी अपने उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में करते हैं जिसमें BA LLB जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 12वीं के बाद ही बच्चे वो और अच्छी तरह से शिक्षा गुणवत्ता देने के लिए और अच्छे से अच्छे एडवोकेट बन सके और उसमें ये अपार संभावनाएँ हैं। आजकल केवल जुडिशियरी सर्विस नहीं, केवल वकील बनने से नहीं, सारे बड़े बड़े जितने फर्म हैं उस फर्म में भी एक कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ती है तो हम उस रूप से उसको ट्रेन करना चाहते हैं। फिर LLB का 3 साल का जो कोर्स है वो हमारा है। LLM का कोर्स हमारा 1 साल का भी और 2 साल का भी कोर्स है। 1 साल का कोर्स जो केवल चाहते हैं जैसे शैक्षणिक काम करें और 2 साल का कोर्स जो सब तरह का जनरल कोर्स है जिसकी पढ़ाई है प्लस PhD भी इस कोर्स में है। हमारे आने वाले और कोर्सेज में अभी नर्सिंग है जिसमें ANM, GNM और BSc नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स है। इसके साथ ही एक कोर्स हम लोग ने शुरू किया है और सबसे अद्भुत कोर्स और यहाँ के लिए दरभंगा में सर यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिसका अपना आप पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, इंडिया ही नहीं विश्व में एक अपना नाम है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसमें हम लोग पारा मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। पारा मेडिकल से हमारा मतलब है कि सब जो बच्चे जो हमारे डॉक्टर नहीं बनते हैं लेकिन बैचलर वो ऑप्टीमेट्री ये आँख के इलाज, आँख की जांच, आँख से संबंधित जो रोग हैं उसके इलाज, उसके लिए वो उनका 3-3.5 साल का कोर्स है और उसके बाद वो ट्रेनिंग उनकी 4 साल के अंदर से कोर्स है। अभी कुल कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई वहाँ पे खासकर चल रही है? तकनीकी है और या 3 कोर्सेज की चल रही है। जैसे इंजीनियरिंग हमारी ऑलरेडी 2008 से चल रही है, मैनेजमेंट चल रही है, आर्किटेक्चर और डिप्लोमा चल रहा है और अब हमने जो नए ऐड किए हैं पैरामेडिकल ऐड किया है, लॉ ऐड किया है, फार्मेसी हुआ है, टीचर एजुकेशन है, नर्सिंग है और जो बेसिक साइंसेज है एलिमेंट्री वो नए कोर्सेज हमने यूनिवर्सिटी में शुरू किए। छात्रों की कितनी संख्या वहाँ पे, क्योंकि सीट की बात आती है, कितने छात्र वहाँ नामांकित करा सकते हैं? छात्र हमारे पास जो कैंपस की कैपेसिटी 8000 की है जिसमें से अभी हमारे पास 2800 स्टूडेंट हैं और इस बार हमारे पास 2500 से 3000 स्टूडेंट और नए आए होकर 6000 की यूटिलाइजेशन शुरू होगी। प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है? प्लेसमेंट की जो आज तक की बात करूँ मैं, जितने बच्चे हमारे इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से और आर्किटेक्चर से निकले हैं तो जो बच्चे ऑल क्लियर हैं वो सारे प्लेस्ड हैं। बाई चांस कोई 1 या 2 किसी की रहती है तो वो आप जिसे एग्जाम होगा उससे क्लियर होने के बाद वो प्लेस हो जाएगा। सभी कोर्स मान्यता मिल चुका है। कोर्सेज की पहले भी मान्यता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी मान्यता यूनिवर्सिटी खुद चलाती है। जैसे लॉ के लिए हमें बार काउंसिल में जाना था, फार्मेसी के लिए हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना था, वो हम लोगों ने अप्रूवल वहाँ से ले लिया। इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक का पहले से हमारे पास मान्यता है, पुराने कोर्सेज हैं सारे चीज़ का मान्यता सबको मिल चुका है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। NIC भवन में एक बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्णय लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में कई तरह के और निर्णय लिए गए जिसमें सबसे अहम यही था जो जितने भी खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को बैठक होगी और उस बैठक में अंतिम रिपोर्ट लेकर जाना है। ठीक इलेक्शन के पीरियड के बाद मतलब 30 तारीख के बाद आपको एक प्लान हम लोग महिला परिवीक्षिकाओं की नियुक्ति के संबंध में देने जा रहे हैं। आप लोग सभी डीपीओ भली भांति परिचित होंगे कि हमने 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले आप
के लिए जो नीति बन रही है उसके लिए उस प्लान के उसका नियोजन करेंगे और 100% नियोजन पूरा करेंगे जो सीधी भर्ती का जो काम होगा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडीह के एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहादुरपुर थाना पुलिस ने अम्माडीह के रमेश सहनी पिता लाल सहनी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ट्रैक्टर चोरी के आरोप में इस व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसको जमानत मिली थी, लेकिन जमानत टूट जाने के बाद फिर से उसने समर्पण नहीं किया था। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। वो तो एक नट भी टूट गया जी, बिल कराया ना तो वो नट टूट गया। पूर्व में भी तुम जेल गया था जी। कथी में? झंझट वाला केस में। दारू बेचने वाला में? नहीं, झंझट कर वाला 3 साल 4 साल पहले। अच्छा, तुम करता क्या है अभी? आज ट्रैक्टर चलाता है सर। ट्रैक्टर चलाता है, तो तुम क्यों उठा कर लाए? हम जा रहे थे अभी दाढ़ी बनाने के लिए, भूसा ढो रहा था, तो बोला दाढ़ी बना लेते, तो एक सांझ में ढूंढेंगे भूसा, तो जब इसमें हम ठहरा रुक गया, उठा लिया, रुक गया, सामने उठा लिया। किस जगह से पुलिस आपको लगी? ऊपर रोड पर। कौन गांव से? अम्माडी से उत्तर रोड पर है ना, लद्दी से ऊपर, वही पर से। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रमजान के महीने के पहले जुमे की नमाज काफी हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। रमजान का महीना शुरू हो चुका है, 4 दिन रमजान का बीत चुका है। पहले जुमे को भारी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। जामा मस्जिद में भारी संख्या में नमाज अदा की गई और नमाज अदा करने के बाद हमने कुछ लोगों से बात की और जानना चाहा जो इस भीषण गर्मी में आखिरकार उनको क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं। ये महीना जो है ये एक पाक महीना है और सारे शैतानों को इस महीने में कैद कर दिया जाता है। ये इबादत का महीना है। इस महीने में सभी मुसलमान लोग पूरा महीना रोज़ा रखते हैं और उसके बाद ये जुमा की नमाज है। हर जुमा को भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं नमाज अदा करने के लिए। और इस धूप का कोई खास प्रभाव हम लोग पर नहीं है। हम लोग अपना रोज़ा कंप्लीट करेंगे। 30 रोज़ा रखना है तो रखना चाहे, जितना भी गर्मी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मौसम कोई मायने नहीं? कोई मायने नहीं रखता मौसम। धर्म के सामने मौसम कोई मायने नहीं है। रोज़ा हम लोग कंप्लीट सभी लोग जितने मुसलमान भाई है पूरा रोज़ा 30 का 30 रखते हैं। इस मौसम से कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। आज कितना रोज़ा हो गया? आज 4। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकरम हुसैन। रमजानुल महीना का पहला रोज़ा का जुमे की नमाज अदा की गई है और हमारा इस्लाम सिखाता है कि रोज़ा रख करके इबादत करें, जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। उसी तरह आज जुमे की पहली नमाज अदा की गई है और 4 जुमा और पड़ेगा, उसके बाद ईद की नमाज होगी। आज कितना रोज़ा हो गया? आज 4 रोज़ा हुआ है। 5वें रोज़े में मौसम अल्लाह की दी हुई मौसम है, गर्मी का मौसम है, प्यास की शिद्दत ज़्यादा लगती है, फिर भी अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ है, इसको तो निभाना ही है, हुक्म है, जो करेंगे। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।